सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ करते हैं पाकिस्तान इंडिया की जो इस वक्त टेंशन वाली एक सिचुएशन है, उसमें क्या अपडेट्स हैं उससे हम आगाज़ करेंगे। अल जज़ीरा की नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट में भारत की रियासती दहशतगर्दी, पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग हमलों और इंसानी हुकूक की पामालियों का पर्दा चाक कर दिया। शर्मिंदगी छुपाने के लिए भारतीय हुकूमत बिला जवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी कर रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ततापानी, खुई रटा और बाग सेक्टर्स में भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग का पाक फौज ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि दुश्मन की तोपें सहम कर खामोश हो गई हैं। इस्लामाबाद में DGISPR और विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सियासी जमातों को ब्रीफिंग देते हुए वाज़े कर दिया था कि अगर भारत ने जारहियत मुसल्लत की तो भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसी महाज पर आज पाकिस्तान ने कामयाबी से फतह सीरीज़ मिसाइल का कामयाब ट्रेनिंग लॉन्च किया, जबकि अब्दाली मिसाइल जो दौरान परवाज रुख बदलकर दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, उसका गुज़श्ता रोज़ कामयाब तजर्बा किया गया। 450 किलोमीटर तक मार करने वाले अब्दाली के तजर्बे पर जहां मुल्क में हम खुशी की लहर देख रहे हैं, वहीं भारत में मातम की फ़ज़ा है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और खित्ते की संगीन सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता ब्रीफिंग देने का फ़ैसला किया। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार आलमी बरादरी को ब्रीफिंग देंगे। इसी दौरान हम देख रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आर्टिकल है, वो भी हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, जिनके खिलाफ भारत में यानी उस पार जो एक प्रोपेगेंडा जारी है, उस आर्टिकल ने मुंह तोड़ जवाब दे दिए। उस आर्टिकल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को मर्दे आहन करार दे दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल में। साथ ही साथ उनकी सियासी और मुआशी मुश्किलात जिससे पाकिस्तान इस वक्त दो चार है, उसमें कौम को यूनाइट करने का क्रेडिट भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इस आर्टिकल में दे दिया। सो भारत के लिए ये एक स्लैप, एक थप्पड़ है। इस सारे सिचुएशन में हम देख रहे हैं मीडिएशन की ऑफर्स भी आ रही है मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से। उसमें ईरान बहुत आगे आगे हमें दिखाई दे रहा है। ईरानी यहाँ से हम देख रहे हैं जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका पाकिस्तान का दौरा, उनका विज़िट, ये बड़ा गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इसके बाद वो भारत का दौरा भी करेंगे। क्या सिचुएशन बनेगी? क्या अब भी भारत जो है मिलिट्री स्ट्राइक या किसी एक्शन की जानिब जाने की कोशिश करेगा? चूँकि आलमी हम देख रहे हैं एक इंटरनेशनली जो एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, डीएस्केलेट करने की हर जगह से आवाज़ें आ रही हैं। क्या भारत दोबारा कोई ऐसा पंगा या कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा? हम आगाज़ करते हैं। गेस्ट का मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब, उनके साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा एंड एहतशाम साहब। आपसे आगाज़ करूँगी। डॉक्टर साहिबा, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है, वहाँ से अभी तक ऐसा कोई मिलिट्री एक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उनका जो भारतीय मीडिया अगर हम देखें तो वो पूरी तैयारी में है और जो मामलात वहाँ से हो रहे हैं अनप्रोवोक्ड LOC पर फायरिंग, लेकिन पाकिस्तान अपनी भरपूर तैयारी भी कर रहा है। इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स भी जारी हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे भी भरपूर किरदार निभा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि UNSC में पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जो आज इजलास होने जा रहा है, उसके बाद आपकी क्या उम्मीद है कि किस हद तक भारत अब भी आगे बढ़ने का इरादा करेगा? देखिए जी, आई थिंक ये जो कशीदगी थी ये अब दूसरे फेज़ में, सेकंड फेज़ में आ गई है। लेकिन ये कह देना कि कशीदगी में कमी आ गई है बिल्कुल गलत होगा। मेरा ख्याल है कि भारत इज़ हेजिंग इट्स बेट्स। तो वो जैसे कि आपने कहा कि डायरेक्ट हॉट वॉर की तरफ तो नहीं गया है, क्योंकि बहुत बात हो गई उनके मीडिया पे भी और हमारे मीडिया पे भी कि ये कोई उनकी तीसरी चौथी इस तरह की अटेम्प्ट है और हर दफ़ा उन्हें शर्मिंदगी का सामना हुआ है। बल्कि हमारे बहुत सारे ऐसे भी एनालिस्ट हैं जिन्होंने बिल्कुल खोल कर बताया कि पिछली दफ़ा किस तरह भारत का बहुत कलीदी लीडरशिप जो थी वो पाकिस्तान के निशाने पे थी और हमने स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए उनको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया था। तो हॉट वॉर तो मेरा ख्याल है कि की तरफ भारत नहीं जाएगा। एक वजह तो ये जो मैंने अभी बयान की, और दूसरी वजह ये है कि इस वक्त ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो
एयर फोर्स है वो तीसरी एशिया में 3rd नंबर पर है, यानी चाइना, रशिया और तीसरी पाकिस्तान की है। तो मेरा ख्याल है कि ना तो वो एयर एंगेजमेंट पे जाएगा, सी एंगेजमेंट पे इसलिए नहीं जाएगा कि चाइना की तरफ से आपको पता है वार्निंग शॉट ही फायर हुआ है, तकरीबन एक्सरसाइजेस भी हुई हैं हिमालय के दामन में, और जो स्टेटमेंट्स आए वो भी आपके सामने। फिर टर्की का भी हमारे पास एक आपको समझिए फुल सपोर्ट है सीज पर, तो सी पे भी वो एंगेजमेंट नहीं हो रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हॉट वॉर की तरफ नहीं जाए, लेकिन इंडिया एक और काम खामोशी से कर रहा है, वो क्या? जिसके हवाले से हमें बहुत ज़्यादा चौकस और चौकन्ना होना चाहिए। और अभी हमने इंडस वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट भी तैयार की है जिसे हम सबमिट करेंगे, मेरा ख्याल है यूनाइटेड नेशंस में, अगर नहीं कर रहे हैं तो करनी चाहिए। उसको सबमिट करवाया जाएगा, प्लान में है। जी जी बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ऑलरेडी वो वायलेशन पे था, बगलिहार डैम पर पाकिस्तान के एतराज़ात थे वाजे, कुछ एकोमोडेट भी हुए थे, लेकिन आज उसने पानी रोका है और उसके बाद पानी छोड़ा है क्योंकि उसके पास अभी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। लेकिन पानी पर इंडिया के डिजाइन्स खतरनाक हैं। ये जो पूरा ड्रामा रचाया गया है, मेरा ख्याल है टारगेट इज वाटर वॉर्स, टारगेट इज वाटर। तो साहिबा उस पे तो बड़ा क्लियर स्टांस है, वो पहली दफा ही बता दिया गया था जिस वक्त ये कह रहे थे कि हम पानी बंद कर देंगे। स्टांस क्लियर है हमारा, लेकिन आप देखिए ना कि किस तरह चीजें एस्केलेट हो रही हैं। उन्होंने 16-17 से ये कहानी शुरू की थी, उसके बाद वो तवातुर के साथ स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर रहे हैं रन ऑफ द रिवर पे, और अब वो इस पोजीशन में है कि पानी भी रोक सकते हैं ना। अभी तक तो उनका स्टांस ये था कि द रन ऑफ द रिवर पानी हम नहीं रोक रहे। 2 दफा वो इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकलने की कोशिश कर चुके हैं, 2 दफा वो रीनेगोशिएशन की बात कर चुके हैं। इस वक्त जो ग्लोबल एनवायरनमेंट बन रही है उसको देखते हुए शायद इंडिया का ये कयास है कि वो कुछ इंडस वाटर ट्रीटी पे या पाकिस्तान के हिस्से के पानी पे कर जाएगा और कोई रिएक्शन इंटरनेशनल कम्युनिटी से नहीं आएगा। अभी तक तो जो अटेंशन वो हासिल करने की कोशिश कर रहा था वो नहीं मिल रही। तो आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं, लेकिन मैं आपसे दोबारा गुजारिश कर रही हूँ, द वॉर इज ऑन द वाटर फ्रंट। राइट। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में यूएस किस हद तक किरदार निभा सकता है? चूंकि हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो बड़ी गहरी नज़र है उनकी, और उन्होंने डीजे वैंस का जो स्टेटमेंट था गुज़श्ता दिनों 1-2 दिन पहले हमने देखा था, उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि इस हद तक रिस्पॉन्स दिया जाए कि ये ब्रॉडर लेवल पे रीजन में ना फैले ये जंग। ये तो और भी समझिए थोड़ी इमेच्योरिटी की बात है। एब्सोल्युटली। वॉर्स जो हैं, वॉर्स देन हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन। अगर आपका ख्याल है पाकिस्तान पे वो थोड़ा बहुत हमला करेगा तो क्या पाकिस्तान जवाब नहीं देगा? और फिर जवाब दर जवाब होगा। एंड दिस इज द सेकंड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर ऑन द फेस ऑफ अर्थ, और एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका पूरा फोकस ये है कि काइनेटिक हॉट वॉर ना हो पाकिस्तान इंडिया के बीच में। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी मारता है तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी? मेरा ख्याल है हमारी डिप्लोमेसी वहां होनी चाहिए। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया है थोड़ी देर के लिए। वेरी राइट। मेरा ख्याल है ये हमारा पिच पॉइंट होना चाहिए अब हर कॉन्वर्सेशन में जो इस कशीदगी के हवाले से होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ईरान की जो हम देख रहे हैं इस वक्त जो अपनी पोजीशन है वो काफ़ी वीकर है। ईरान अपने मसलों में उलझा हुआ है, तो वो मीडिएशन के लिए जो हम देख रहे हैं कि उनकी जानिब से कहा जा रहा है, जो कि खुशाइंद है, लेकिन उनकी मीडिएशन पर क्या इंडिया कान धरेगा? जो अभी सारी सिचुएशन इंडिया मीडिएशन के मूड में ही नहीं है। ईरान के साथ तो थोड़ा सा हमारा ट्रस्ट डेफिसिट भी है और इंडिया का भी ट्रस्ट डेफिसिट है, तो ईरान आइडियल मीडिएटर नहीं है, लेकिन हम ओपन टू ऑल कॉन्वर्सेशंस हैं। मीडिएशन तो स्विट्जरलैंड ने भी ऑफर की है, वो एक आइडियल मीडिएटर हो सकता है, एक न्यूट्रल स्टेट है। लेकिन बात यह है कि मीडिएशन पे तो इंडिया उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहता ना। आप अपना बॉर्डर खोल रहे हैं जर्नलिस्ट के लिए, हम तो LOC जाके लोगों को दिखा दे रहे, क्या देखो हम क्या करें। इंडिया ने तो अपने लोगों के लिए मकबूजा कश्मीर बंद किया हुआ है, तो इंडिया हैज अ लॉट टू हाइड। बट मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया इस वक्त ग्लोबल एनवायरनमेंट का फायदा उठाते हुए
पाकिस्तान का पानी मार सकता है और उसकी कोशिश कर रहा है। तो हमारा सारा फोकस अब ये होना चाहिए कि ये जो वाटर वॉर्स हो रही हैं, ये काइनेटिक वॉर, हॉट वॉर शायद वो करना ही नहीं चाहता, उसका निशाना ही कुछ और था। बिल्कुल ठीक है। इत्तेशाम साहब की जाने में जाऊंगी। इत्तेशाम साहब, जैसे हुमा साहिबा भी बात कर रही हैं कि हमारा अगर मुकदमा देखा जाए तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। LOC पर भी दौरा करवाना, इंटरनेशनल सहाफ़ी, ना सिर्फ जो हमारा लोकल मीडिया, इंटरनेशनल सहाफ़ी भी वहाँ पर पहुँचे वो। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि अमेरिका के बैनुल-अक़वामी अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हैं CNN के, उन्होंने भी दौरा किया है और उन्होंने वहाँ पर जो जाली मुकाबलों में शहीद किए गए कश्मीरी हैं उनकी फैमिली से मुलाकात की। वो भी सब कुछ एक्सपोज हो रहा है, दुनिया के सामने है। UNSC में हमारा जाना, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमारी एफर्ट्स, सब सारे मामला सामने हैं। फिर न्यूट्रल इंटरनेशनल प्रोब की ऑफ़र करना, और अब दुनिया भी यही कह रही है डी एस्केलेशन। उनमें GCC भी हम देख रहे हैं, गल्फ कंट्रीज़ कॉपरेशन, वो भी ये कह रहे हैं कि आप डी एस्केलेट करें मामले को। इंडिया बज़िद है, किसी भी तौर पर कशीदगी हम देख रहे हैं वो कम नहीं कर, बल्कि रोज़ बरोज़ ये बढ़ती चली जा रही है। अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जा रही है और उनका मीडिया ऑपोजिट दिखा रहा है। अब हमारा केस तो स्ट्रॉन्ग है, इसके बावजूद अगर मिलिट्री एक्शन वहाँ से किया जाता है तो इसके रेपरकशंस तो फिर पूरी दुनिया तक आएंगे, मामला तो जाएंगे। फिर इंडिया क्या वहाँ पर मुंह दिखाएगा, किस तरह से जवाब देगा? देखिए, मेरा ख्याल है ये बात तो आमना माननी पड़ेगी, मैं कहूँ, आप कहें या कोई ना माने, लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो बहुत आगे है। आज 2019 नहीं है, 2025 है, और जितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने कार्ड्स खेले हैं, मेरा ख्याल अभी तक तो हम नहीं कह सकते कि सफारतकारी के मैदान में हम पीछे रह गए। लेकिन ना 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप दुनिया को कैसे अपने एतमाद में देखते हैं। चाइना देख लें, UAE देख लें, अमेरिका देख लें, बाकी जितने ममालिक हैं, वो सबको पता चल गया है कि जब बार बार एक चीज़ आ रही है, अभी वहाँ जिक्र कर रही थी, जो बात की गई है स्विट्जरलैंड की तरफ से कि जी हम आते हैं और मसला हल करवाते हैं, आप बीच में बैठ जाएं। लेकिन आज 7 बजे हमारा प्रोग्राम हो रहा है, तो सुबह 9 बजे होंगे वहाँ पे न्यूयॉर्क में, जब पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास पाकिस्तान ने जो बुलाया है। उसकी मैं आपको थोड़ी तफसील बता देता हूँ, अभी तक जो सामने आई नहीं, आपके लिए खबर है कि इस वक्त जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो ये है कि जी पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इंटरनेशनली मैंडेटेड क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन की जाए, और इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो बनने हैं पाकिस्तान को बिठा के उसको भी शामिल किया जाए, ताकि ये वन साइडेड कोई चीज़ सामने ना आए कि जी किसी का नुक्ता नज़र आगे चला गया, किसी का कम हो गया। अब सवाल ये है कि जी इसके बाद आगे क्या होगा। देखिए, हिंदुस्तान तो मुसलसल भागे चले जा रहा है, वो तो आ ही नहीं रहा, ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार, ना एविडेंस देने के लिए तैयार। मुसलसल उनका मीडिया और मोदी सरकार जो है ना, जिस अंदाज से मामले को पहलगाम को लेके चले हैं, अब उनको पता चलना चाहिए, सारी बातें छोड़ दें। अभी जो न्यूयॉर्क, इसकी टाइम्स ऑफ इंडिया की कल की स्टोरी है, हम ना वो आंखें खोल देने वाली है। वो कहते हैं पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द जर्नलिस्ट कम्युनिटी कि भाई ये क्या है, कोई मजाक है कि इतना बड़ा वाकया हो जाए। हमारे चैनल्स वहाँ पे बैन किए गए हैं, यूट्यूब की नशरियात, बहुत सारे चैनल्स उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी शख्सियात हैं उनके अकाउंट्स, इंस्टा हैंडल्स हो, उनको भी ब्लॉक किया गया। यहाँ पे किसी को ब्लॉक नहीं किया गया। यहाँ की जो आवाम है वो दोनों साइड्स का नैरेटिव देख रही हैं। तो सर हम देख रहे हैं उस साइड पे ब्लॉक करने के बावजूद वहाँ के लोग जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं वहाँ पे, वो कह रहे हैं ये क्या हुआ, अगर ऐसा ही हुआ, अगर वहाँ से भी हमला हुआ है तो आपने आने दिए, आपका अपना फेलियर है। आपकी अपनी वो जो एजेंसीज थी या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे वो क्या कर रहे थे उस वक्त में? देखिए, हम ना अच्छी बात तो ये है कि पिछले 2-3 दिनों में मीडिया का थोड़ा सा रवैया हिंदुस्तान ने बदला है, या ये हम कह सकते हैं कि थोड़े इंडिपेंडेंट जो लोग हैं जिन्हें अपनी साख का भी ख्याल है और जो देख रहे हैं वो बार बार ये सवाल भी कर रहे हैं। देखे ना, लोग ये कह रहे हैं कि जी इतना बड़ा वाक़या होने के बाद बावजूद इस बजाय इसके कि आप एंगेज करें, बातचीत करें, आप इंटरनेशनल सतह पे लोगों को सामने लेके आए, वो तो अभी तक नहीं कर पा रहे। उनका ये ख्याल था, उमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अभी ये सारा ड्रामा रचाया इसलिए गया था कि जी ताकि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके आप पानी बंद करें। देखिए ना, अब सूरत हाल जिस तरफ चली गई है, जो अच्छी बात है, हम ना वहाँ पे हमारे सफारतकारी में जिस तरह इस वक्त काम दिखाया जा रहा है और जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद कहा जा रहा है जो अलामिया बन के आएगा, वो हिंदुस्तान के लिए बड़ा मुश्किलात को पैदा कर सकता है। और फिर जिस तरीके से मोबिलाइज की हमने इंटरनेशनल ओपिनियन, और फिर साथ साथ आर्मी चीफ जिस तरह लोगों को मिल रहे हैं, अभी देखिए सेंटकॉप के चीफ मिले आर्मी चीफ से, फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बरतानिया के जो आर्मी चीफ होते हैं उनकी मुलाकात हुई है, उनको सारी डिटेल बताई, सारी तफसीलात इसकी बता दी गई हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं जनरल आसिम मुनीर, जिनके खिलाफ बड़ा इस वक्त हम देख रहे हैं मीडिया जो है जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा कर रहा है,
न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके प्रोपेगेंडे को बेनकाब भी किया है। शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है उनका ये आर्टिकल, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने मर्दे आहन करार दे दिए जनरल आसिफ मुनीर को, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भारत की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनरल आसिफ मुनीर ने दो टोक कहा है ये, और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जिस अज़म का वो अयादा करे उसको उन्होंने सराहा है। उन्होंने कहा सियासी मुआशी मुश्किलात में होकर भी उन्होंने पाकिस्तानी कौम को इस सिचुएशन में मुत्तहिद किया। जी देखिए आमना, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये इंटरनेशनली जिस तरीके से पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है ना, और जिस तरीके से आर्मी चीफ बड़ा स्ट्रांगली मैसेज दुनिया को दे रहे हैं और बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि भी आप देख लें, ठीक है रवायती जंग में शायद हम थोड़ा सा पीछे भी रह जाएं, आपके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप ये काम करेंगे जैसे एक्ट ऑफ वॉर पानी बंद करने को कहा गया है, और फिर यह है कि जी पाकिस्तान बार बार को कह रहे हैं कि पहल हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर यह है कि अगर पहल हिंदुस्तान की तरफ से होती है फिर एंड हम करेंगे कि हमने क्या करना है, और बड़ा वाज़ेह तौर पे हमने उनको बता दिया गया। अब ये चाइनीज सपोर्ट हमें जो, ये भी आपको खबर देता हूँ कि जो अभी कल ही की बात है, जिस अंदाज से आपने देखा कि उनके J-10 जहाज हैं और JF-17 थंडर हमारे मिसाइल भी हैं, और मेरी इत्तला है कि वो मिसाइल जो माउंट करके हम चला सकते हैं, जो 4,500 किलोमीटर तक भी 450 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं, वो भी हमें मिल चुके हैं। इसके अलावा हमारा एक मिसाइल प्रोग्राम जो स्वीडन का अदारा जो डिफेंस का कहता है कि वो ज्यादा क्रेडिबल है, ज्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान के हिंदुस्तान के मुकाबले में। यही सारी बातें उनकी फॉर्मर डिफेंस चीफ भी और जो तज्जियाकार है उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये आप जो मिस एडवेंचर करने जा रहे हैं ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आमना, अच्छी बात यह है कि वो वक्त नहीं है। अब देखें ना, लोगों को बात समझ आ रही है कि हिंदुस्तान एस्केलेट करके अपने अहदाफ हासिल करना चाहता है, लेकिन अच्छी बात है कि उनके यहाँ से ओपिनियन आना शुरू हो गई। अभी देख लें, वहाँ जर्नलिस्ट देख लें, आम आदमी पहलगाम में देख लें, वहाँ पे जो कश्मीरी आवाज लगा रहे हैं, जो उठा रहे हैं, उसने कहा कि बताएं ये इतनी दूर आप से किस तरह इतनी बड़ी आपने अरबों रुपया लगा के बाढ़ लगाई है, वो 4 बंदे आके इतना बड़ा काम दिखा के 22 अप्रैल को और वापस भी चले जाते हैं, और फिर आप मान भी रहे हैं कि ये सिक्योरिटी लैब से इंटेलिजेंस फेलियर है। तो आप बताएं ना वो बंदे कहाँ हैं? आपने एक बंदा भी नहीं गिरफ्तार किया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। आखिरी बात आमना ये है कि जिस बात का खदशे का इजहार किया जा रहा था वो ये था कि बहुत जो हिंदुस्तान की जेलों में पाकिस्तानी बंद किए हुए हैं, कुछ को वहां पे मार के, और कहा जा रहा है कि ये लोगों को बताएंगे कि फलां जगह पे देखें हमने दहशतगर्दों को मारा है। लेकिन ये मेरा ख्याल है जिस तरह इंटरनेशनल ओपिनियन बनी है सफारतकारी के मैदान में, लोग सवालात कर रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान का ब्लफ नहीं नजर आता है वो कामयाब होगा। बिल्कुल ठीक है, और अब हम एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक आएंगे एहतशाम साहब से, इस पे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ी सिचुएशन हम देख रहे हैं, पानी का जो बहाव रोकने की कोशिश की जा रही है, कर्ब किया जा रहा है चिनाब पर और जेहलम पर इंडिया की जानिब से, उसके इम्प्लिकेशंस के हवाले से इरसा भी बात कर रही है कि क्या किस हद तक इसके असरात हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे, किस हद तक ख़तरनाक है और अब क्या किया जाना चाहिए, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने मुसलसल आबी जारहियत कर रहे हैं। पहले सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल, आबी महाज पर नई जंग छेड़ी। अब पाकिस्तान की तरफ बहता पानी रोककर पाकिस्तान की ज़राअत, मईशत और माहौल को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। ताज़ा अपडेट यह है कि दरियाए चनाब पर मराला के मकाम पर पानी का बहाव 3842 क्यूसिक रह गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि भारत मकबूजा कश्मीर के किशन गंगा डैम में भी पानी रोकने जा रहा है, जिसके बाद दरियाए जेहलम में भी पानी की आमद में कमी का खदशा है। पानी की कमी से वस्ती पंजाब को सिराब करने वाली अपर चनाब नहर, लोअर चनाब और मराला रावी नहर बंद कर दी गई हैं, जिससे वस्ती पंजाब में चावल की फसल मुतासिर होने का खदशा है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी डैम्स में पानी का ज़ख़ीरा सिर्फ 27 लाख एकड़ फीट तक महदूद हो चुका है। भारत सिंध तास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करके पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? हम UNSC में तो जा रहे हैं, मज़ीद क्या हम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी की किल्लत वाला एक मामला है, वो जो एक पैदा हो सकती है सिचुएशन, उससे कैसे निपटा जा सकता है? एहतशाम साहब, आपका इस पर मैं तज्जिया चाहूँगी। देखें आमना, अब आमतौर पे यही कहा जा रहा है कि फिजिकल लड़ाई से पहले ये बैटल ऑफ नर्व जो लड़ी जा रही है, और ये जो पानी का है, कल का आप देख लें, उन्होंने ये कोई 2-1.5 घंटा जो है ना मेरी तलाएं बंद करने की कोशिश की। एक तो उनके पास इतनी सलाहियत नहीं है, जो पानी रोकने की कोशिश की है उसको बड़ा फौरी तौर पे जिस अंदाज से चाइना, रशिया, अमेरिका सब लोगों को बता दिया गया। और यही जो आप बात सारे कर रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर वाली बात होगी, ये पानी को रोकने का मतलब है कि आप पाकिस्तान को चोक करना चाहते हैं। दिस विल नेवर हैपन। अब 2 तरीके हैं, एक तो ये कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये सारी चीजें आएंगी, प्लस इंडिविजुअल ममालिक को भी पाकिस्तान ब्रीफ कर रहा है, और यहाँ पे सफारतकारों को भी बता दिया गया
और ये खास तौर पे बात बताई गई है कि जी एक तरफ तो डेटरेंस है लड़ाई का, दूसरा ये कि अगर ये समझते हैं कि जी पानी बंद करने के बाद हम खामोश रह जाएंगे तो नहीं होगा। लफ्ज बॉम्ब करने का भी हो रहा है कि जो जिस तरह बगलियार डैम आपने बनाया और आपने जिसको कहते हैं बाईपास करके वर्ल्ड बैंक की सारी शिकों को इस तरह आप पानी मजीद लिए चले जा रहे हैं। थोड़ा सा लेवरेज वर्ल्ड बैंक ने दिया था उन्हें कि आप एक हद तक पानी चनाब से ले सकते हैं, लेकिन आप पानी पाकिस्तान के लिए जो आ रहा है लो रिपेरियन कंट्री के तौर पे आप उसको बंद नहीं कर सकते। एक तो इंटरनेशनली आप देख लें आवाजें आना शुरू हो गई, दूसरा पाकिस्तान का मैसेज बड़ा स्ट्रांगली दिया जा रहा है कि भी पाकिस्तान को अगर आप चोक करने की कोशिश करेंगे तो एक बड़ा हार्श रिएक्शन आएगा, और ये हार्श रिएक्शन जो है ना फिर ये कि ये पानी आपके इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल है इस वक्त मोदी सरकार जो है ना वो इंटरनल इतना प्रेशर आमना उन पे आ चुका है, उनको समझ नहीं आ रही। पिछली 2 मीटिंग में कहा जा रहा है कि खासा तल्ख लहजे में मोदी बोले अपने जर्नैलों से कि इतनी बड़ी फौज हमने खड़ी की है, इतना पैसा हमने लगा दिया, हमने $8 बिलियन के राफेल ले लिए हैं, 25 नए राफेल मरीन जो लेने जा रहे हैं $5.5 बिलियन के, ये किस लिए है? अब वहां पे बातें करना शुरू कर दी है कि राफेल लेने का कोई फायदा नहीं, कि पाकिस्तान इसके पास इसका बहुत बड़ा तोड़ भी मौजूद है। एक तरफ तो उन्हें कोई स्पेस नहीं मिली मोदी को कि वो अपने लोगों को प्रेशराइज अपना दबाव से निकल पाए, बिहार का इलेक्शन भी है, और दूसरी तरफ जो नारा लगाया था कि जी फिजिकली पाकिस्तान को एलिमिनेट कर सकते हैं खुदा ना करता, या उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे। और इम्पोर्टेंट बात आमना ये है कि जेडी वांस ने जो बड़ा वाज़े तौर पे हिंदुस्तान के साथ खड़ा होने से इनकार कर दिया वाइस प्रेसिडेंट ने। उन्होंने कहा जी बगैर सबूत के हम पाकिस्तान को नहीं कह सकते। अभी आप देख लें 2019 की और बात है, सीधा पाकिस्तान को पुलवामा में इल्जाम लगाया था, अब वो नहीं कह रहे, वो यही कह रहे हैं कि जी दुनिया के साथ आवाज मिलके आपको चलना पड़ेगा, और फिर जब तक आप एविडेंस नहीं देंगे आपके साथ हम खड़े नहीं होंगे, इन सो मेनी वर्ड। और फिर चाइना रशिया का जो रवैया है वो भी हिंदुस्तान को समझ आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन में हम देख रहे हैं कि इंडिया लगा हुआ है कि अब जो अटेंशन हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, एविडेंस भी वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से अटेंशन नहीं मिली। और अब ये पुराना दौर नहीं है कि जिसमें आप कुछ भी नैरेटिव बना लेंगे तो लोग उसको बाय कर लेंगे। इस वजह से शायद वो अब कैलकुलेशन में पड़ गए हैं कि क्या करना चाहिए, किस हद तक हमारा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अपने ही बयानी के स्लेव भी बन चुके हैं मोदी साहब, जो उन्होंने एक पहाड़ खड़ा कर दिया था पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात का, और जितना उन्होंने अपनी आवाम को चढ़ा दिया उनके मीडिया ने। आमना देखें, आपने ये देखने कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इंडिया की IMF में होती है उस खातून को इन्होंने निकाल दिया है, इसलिए निकाल दिया। आज की खबर आपने पढ़ी होगी जिसमें बताया गया इनडायरेक्टली तो यही कहा गया था कि जी पाकिस्तान का जो IMF का प्रोग्राम है आप उसको रोकने में नाकाम हो गई हैं। बज़ाहिर यही बताया कि जी उनके इंटरनल मामलात जो है ना उनको ठीक नहीं थे, इसलिए रिजाइन किया गया। देखिए बात है कि हिंदुस्तान हमने इस वक्त शदीद झंझुलाहट में पड़ा हुआ है। अब उनको लग रहा है कि जी जिस तरह हमने पब्लिक ओपिनियन इंटरनेशनल ओपिनियन को बदल दिया था 2019 में, वो तो बात नहीं बनी थी। अब क्योंकि 3 साल पहले से मोदी कह रहा है कि जी जहां खून बह रहा वहां पानी नहीं बहेगा, तो इन्होंने प्लान किया हुआ था कि ये हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना है। लेकिन सारी की सारी आप देख लें कि वो जो आर्टिकल 11 है जिसके तहत उन्होंने सस्पेंड किया है उसको कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। वियना कन्वेंशन भी कह रहा है कि मानने के लिए तैयार नहीं। और आपने देख लिया आज से कई बरसों पहले जो हंगरी का और झगड़ा हुआ था इसका पोलैंड का, उन्होंने भी यही बहाना बनाया था कि जी हमने इंटरनली कुछ चेंजेस करनी है, हालात बदल गए हैं, हमें कोई ट्रीटी है उसको तब्दील करना, तो उसकी इजाजत नहीं दी गई। एक तो इजाजत उनको नहीं मिली, दूसरा आप ऑफेंसिव जो मूड उनका था वो नजर नहीं आ रहा, आजाद कश्मीर में बात बन नहीं रही। अब कहा जा रहा है कि शायद इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने का भी वो सोच रहे हैं। लेकिन साथ साथ आखिरी बात है, उन्हें बताया जा रहा है कि जी इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप वे कर लें, जज कर लें, क्योंकि फिर ये भी हो सकता है जो उनको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को मार देंगे लेकिन पाकिस्तान भी हमें नहीं छोड़ेगा। तो ये उनको डराया जा रहा है कि पाकिस्तान एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, हम मर्सिडीज हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली जब मर्सिडीज में जाके लगेगी फिर अंदाजा कर लें कि आपका क्या हाल होगा। ये इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान लोगों को बता रहा है। जी डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। इतना शुक्रिया अदा करेंगे। और अभी जो पाकिस्तान इंडिया एक सिचुएशन बनी हुई है उसकी हम देख रहे थे, जिस वक्त हमारी इकोनॉमी जब रिवाइवल की जानिब जा रही थी उस वक्त इंडिया को ये चीज़ें खटक रही थी, जिसकी वजह से हमने एक तमाशा देखा पहलगाम के सूरत में। और अब उसके जो हम देख रहे हैं इम्पैक्ट हमें नज़र भी आ रहा है, वो इस तरह के नाजरीन जो इस वक्त कीमत में तारीखी बुलंदी, हम बात करें गोल्ड की, पाकिस्तान में हफ्तावार बुनियादों पर गोल्ड प्राइसेस में फ़ी तोला 6500 रुपये और आलमी सतह पर $65 की कमी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में गोल्ड प्राइसेस उसकी ख़रीदारी में इजाफा देखा जा रहा है। आलमी मरकज़ी बैंक्स ने साल की पहली तिमाही में रिकॉर्ड 290 टन से ज़ायद सोना ख़रीदा।
माहिरीन के मुताबिक मौजूदा आलमी तनाव, तिजारती पाबंदियों और बड़ी ताकतों में बढ़ती इक़्तिसादी जंग ने गोल्ड को एक बार फिर आखिरी सहारा बना दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम आलमी मार्केट में हलचल का बायस बने हैं। अमरीकी मईशत भी हिचकोले खा रही है। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में मंदी, डॉलर की कदर में कमी और पहली बार अमरीका के ट्रेजरी बॉन्ड्स से सरमायाकारों की बेजारी ने सोने को हॉट केक बना दिया। चाइना, तुर्की, इंडिया और जर्मनी जैसे मुल्क अपने सोने के ज़खायर बढ़ा रहे हैं। गोल्ड की खरीदारी में इजाफे के आलमी और मुल्की मईशत पर क्या असरात हो सकते हैं, बात करते हैं। इकोनॉमी एक्सपर्ट चौधरी अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। अब आप कैसे सिचुएशन देख रहे हैं? अभी हम देख रहे थे कि यहाँ के जो इन्वेस्टर्स थे वो काफ़ी खुश थे। गोल्ड प्राइसेस बढ़ रही थी, उनको एक ऑल्टरनेटिव मिल गया था, जैसे कि डॉलर की प्राइसेस उसमें जो एक इंस्टेबिलिटी थी उसके बाद उन्होंने गोल्ड का रुख किया था। लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया टेंशन के बाद प्राइसेस कम हो रही हैं। अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान इंडिया की जो टेंशन है ना, उसको हम डायरेक्टली गोल्ड से रिलेट नहीं कर सकते। गोल्ड की जो है ना एक अपनी ही जो है वो स्टोरी है। 1944 में जो है ना वो जो हमारे पास सिस्टम था, मैं थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं आपके नाजरीन को, जो ब्रिटन वुड सिस्टम जिसे हम कहते हैं, तो उसमें यह था कि जो गोल्ड के एक्सचेंज में जो है वो आप डॉलर ले लें। ये उसमें 44 के करीब कंट्रीज थे और तकरीबन $35 पर आउंस जो है वो गोल्ड की फिक्स एक कीमत जो है वो मुकर्रर हुई थी। तो उसकी बेसिस के ऊपर चीजें जो है वो ट्रेड होना शुरू हो गई थी। फिर 1971 में जो है ना बहुत ज्यादा रिसेशन आया, जिसके बाद उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, निक्सन उनका नाम है, तो उन्होंने जो है वो फिर ये कहा कि नहीं जी, अब हम गोल्ड नहीं देंगे डॉलर के बदले में, आप जो है ना वो इसको वैसे ही ट्रेड कर सकते हैं अपनी करेंसीज में। तो उसके बाद फिर जो है फ्लोटिंग जो एक्सचेंज रेट है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और लेटर ऑन फिर वही चलता रहा। तो उस वक्त के बाद से जो है ना वो आप ये समझें कि गोल्ड जो है वो बेसिकली बैकबोन है तमाम करेंसीज की, यानी जिसके पास ज्यादा गोल्ड होगा उसकी करेंसी को स्ट्रांग समझा जाता है। राइट नाउ जिस टाइम पे ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त यूएस के पास तकरीबन 80% ऑफ दी वर्ल्ड जो है वो गोल्ड था, जो घटते घटते वो निक्सन के टाइम पे तकरीबन कम होते थे 8000। आजकल जो है ना ये 8133 के ऊपर है, उस वक्त फिर ये कम होना शुरू हो गया था। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो जखायर है स्टिल यूएस के पास है 8133 टन। उसके बाद जर्मनी है 3351 टन, इटली है 2452 टन, फ्रांस है 2437 टन और रशिया 2333 टन, चाइना 2292 टन है, इंडिया 880 टन। तो ये एक रैंकिंग जो है वो इंटरनेशनल बन गई जिसमें मैंने टॉप 10 कंट्रीज के नाम लिए। 10 साल पहले से इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान में क्यों हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस में कमी की, फिर वजह क्या है मेनली? मैं उसी पे आ रहा हूं। तो उसके बाद से ना 10 साल से खास तौर पे रशिया, चाइना और पोलैंड ने, इन्होंने और इंडिया ने, इन 4 ममालिक ने गोल्ड की बाइंग के ऊपर जो है ना वो बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। तो ये जो पिछले 10 सालों से कीमत में इजाफा हो रहा था वो बढ़ते बढ़ते आप देखें ये 50,000 रुपए तोला से शुरू हुआ था, आज जो है ना वो 3.5 लाख रुपए तोला हुआ है। इमीडिएटली अगर आप बात करती हैं कि फौरी तौर पर ये जो इजाफा हुआ है, जो तकरीबन पिछले 1 साल के दौरान $1000 पर आउंस का इजाफा आज की तारीख तक हो चुका, तो उसकी सबसे जो बुनियादी वजह वो ट्रंप का जो है वो इंतखाब है। और उसके बाद अब देखें आप ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो सिर्फ 2 महीने के लिए उन्होंने ये जो ट्रेड वॉर है वो जो स्टार्ट की हुई थी, जो एक दूसरे के ऊपर उन्होंने वो लगाने थे टैरिफ्स चाइना के साथ खास तौर के ऊपर, तो वो चूंकि 2 महीने के लिए पोस्टपोन किया, उस वजह से हल्की सी कमी आना शुरू हुई है। अदरवाइज गोल्ड जो है ना अभी भी जो है ना वो बढ़ने की तरफ जा रहा है और $3500 पर आउंस का रिकॉर्ड हाई बना चुका है। तो इसकी जो बुनियादी वजह है ना, जो इमीडिएटली जो $1000 का जो इंक्रीज आया पिछले 6 महीने साल में, तो उसकी वजह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की और इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है। नतीजतन ये हो रहा है कि उनके जो बॉन्ड्स हैं लोग वो बेच रहे हैं। अभी यहाँ इन्वेस्टर्स को मायूस होने की जरूरत तो नहीं, पाकिस्तान में अभी प्राइसेस स्टेबल होंगी, फिर सर जाएगा इनमें? देखें ये अभी इस वक्त ये डिपेंड करता है कि आगे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या होती है। अगर तो ये ट्रेड वॉर अमेरिका और चाइना के दरमियान रुक जाती है तो कीमतों में स्टेबिलिटी आ जाएगी सोने की। अदरवाइज जो है ना मैं इनको मजीद आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। अगर 2 महीने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज को इनको इसी तरीके से कंटिन्यू रखा और इंडिया चाइना के साथ ट्रेड वॉर जारी रखी तो सोने की कीमत बढ़ेगी। अभी भी जो ठहराव आया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया कि उन्होंने उस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया। इंटरनेशनल इकोनॉमी में इस वक्त अनसर्टेनिटी है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सेफ है, इन अदर वर्ड्स?
जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सेव है, लेकिन इस वक्त मैं असल में पता है क्या, मैं अगर कोई बात कर दूंगा तो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो डिसीजन रॉन्ग हो जाता है, तो मैं इसको डिपेंडेंट कर रहा हूँ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है या उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनके ऊपर। अगर इंडिया ट्रेड वॉर नहीं होती तो गोल्ड में स्टेबिलिटी आएगी, अगर वो चलती रहती है तो गोल्ड जो है बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच चौधरी अकमल साहब हमारे साथ रही है। हम गुफ्तगू उन्होंने गोल्ड प्राइसेस में जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है उस हवाले से की है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में क्लाइमेट की क्या सूरत हाल है उस पर बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली खतरे की घंटी बजाने लगी है। इस साल अप्रैल 65 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दूसरा गर्म तरीन महीना करार पाया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस महीने औसत दर्जा हरारत मामूल से 3.37 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा। दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत ने क़यामत ढाई और दर्जा हरारत मामूल से 4.66 डिग्री बढ़ गया। रातें भी हम देख रहे थे कि इसी तरह की कुछ सिचुएशन नहीं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि रात का औसत दर्जा हरारत 2.57 डिग्री ज़्यादा रहा। 17 अप्रैल को सिंध के शहर शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा, जो इंसानी बर्दाश्त के लिए ख़तरे की घंटी है। माहिरीन मुसलसल ख़बरदार कर रहे हैं कि ये सिर्फ गर्मी नहीं, मौसमियाती बहरान की आमद है। एक तरफ शदीद गर्मी कहर ढा रही है, दूसरी जानिब बारिशों में भी 59% कमी देखी गई है। ये दोनों चीज़ें कहत और ड्राउट, खुश्क साली का बायस बन सकती हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली और दुनिया में दर्जा हरारत बढ़ने से मुतासरा टॉप 10 ममालिक में शामिल है। अगर अभी बर वक्त और मौसर इकदाम ना किए गए तो आने वाले महीनों में हमें बदतरीन मौसमी असरात का सामना करना पड़ेगा, जिस करना हर किसी के बस में नहीं होगा। अब क्या सिचुएशन बनेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि लोगों के कंसर्न्स मौजूद हैं अपनी जगह पर। इस पर हम बात करते हैं। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं। थैंक यू सो मच अंजुम नज़ीर साहब। अभी ये तो सबसे पहले कि हम देख रहे हैं कि जो 65 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ा है अप्रैल ने इस बार, एक तो इसकी सबसे मेन रीज़न आप क्या समझते हैं? ठीक है, दुनिया भर में हम देख रहे हैं इस वक्त क्लाइमेट चेंज के असरात पाए जा रहे हैं, पाकिस्तान भी उसी सिचुएशन से गुजरा है, और अभी आने वाले वक्तों में हमने मज़ीद क्या देखना है आने वाले चंद महीनों में गर्मी के? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात बजा के हम क्लाइमेट चेंज से मुतासरा टॉप 10 में हैं, और इसी का ही शाखसाना हम देख रहे हैं कि हमारा जो अप्रैल था ये 65 ईयर्स डाटा के मुताबिक सेकंड वार्मेस्ट अप्रैल रहा है। और ये सिचुएशन जो है आगे आने वाले टाइम में मज़ीद ख़राब होती चली जाएगी, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है अब राइजिंग ट्रेंड में है। स्पेशली मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर हम थोड़ा सा प्रीवियसली देखें तो फरवरी के एंड से ही और मार्च में ही जो है वो सब कॉन्टिनेंट में हीट वेव लाइक सिचुएशन डेवलप होना शुरू हो गई थी। हमने देखा कि मार्च में भी हमारे दर्जे हरारत नॉर्मल से ज़्यादा ही थे। और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी हीट वेव सिचुएशंस डेवलप होना शुरू हो गई थी। आपने बताया कि 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ जो है नवाबशाह जो है वार्मेस्ट रहा, और आने वाले दिनों में इस बात की तवक्को है कि ये टेम्परेचर 50 के आसपास या 50 को क्रॉस भी कर सकते हैं। और इसकी रीज़न क्या है कि हम इस रीजन में देख रहे हैं कि गर्मी की जो शिद्दत है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, दौरानिया भी बढ़ रहा है गर्मियों का। देखें, हमारे जो वेदर पैटर्न्स या मौसमी हमारे जो पैटर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक चेंज होते जा रहे हैं। हमने एक लॉन्ग ड्राउट स्पेल देखा, हमारी जो विंटर रेनफॉल है वो सप्रेस रही, उसका आपने स्टैटिस्टिक्स भी बताया। उसकी वजह से जो ड्राइनेस आई, और उसके साथ साथ जब मगरिबी हवाओं के सिलसिले नहीं आते तो अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर एरिया जो है वो डोमिनेट करता है। जब हाई प्रेशर एरिया एटमॉस्फेयर में डोमिनेट करता है तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जाता है। अब बहुत अरसे तक ड्राई स्पेल रहा और इस हाई प्रेशर एरिया ने डोमिनेंसी रखी, जिसकी वजह से ये जो हमारी गर्मी का दौरानिया है ये प्रोलॉन्ग हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बारिशों की सिचुएशन के हवाले से बताइएगा, इस साल क्या बारिशें भी, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था बड़ा ही ड्राई वेदर रहा था निस्बतन जो हमारा तारीख रही है उस लिहाज से, और इस साल बारिशों की क्या सिचुएशन रहेगी? और इस हफ्ते अगर बात की जाए, क्योंकि कराची के हवाले से कहा जा रहा था कि जी इस आज के भी बारिश की पेश गोई थी, तो किस तरह का वेदर देख रहे हैं यहाँ पर आप? देखें जी, अब हम मई की बात करते हैं तो मई के आगाज़ से ही एक मगरिबी हवाओं के बारिश बरसाने वाले सिलसिले ने मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर करना शुरू किया, जो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के जनूबी इलाकों तक फैल गया। और स्टिल जो है वो
जनूबी इलाकों और वस्ती और बालाई इलाकों को मुतासिर कर रहा है। इसके तहत ये हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ लाड़काना में 38 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, जो 1991 के बाद जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल थी। यानी कि आप ये लगा लें कि 1991 में हमने मई में इस किस्म की सिचुएशन देखी है। अब जो है उसने एक दिन में 38 मिलीमीटर रेनफॉल के साथ साथ जो है वो वेटेस्ट डे एंड वेटेस्ट मंथ यानी कि मंथली रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया है। तो एक तरफ अगर आप गर्मी देख रहे हैं तो उसी गर्मी का ये शाखसाना है कि आने वाले जो मगरिबी हवाओं के सिलसिले हैं वो उनमें शिद्दत आ रही है। अगर गर्मी अपनी पीक पे है तो इसी तरह जो वेदर पैटर्न्स या वेदर सिस्टम्स आ रहे हैं वो भी बड़े हार्श होते जा रहे हैं। जैसे आपने गुज़िश्ता दिनों देखा इस्लामाबाद में हेल स्टॉर्म हुआ जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। इसी तरह पिछले 3-4 रोज़ 5 रोज़ के दौरान जो है वो मुल्क के अक्सर इलाकों में जो है वो शदीद आंधी का रुझान रहा। उसके साथ साथ जो है बारिश भी हुई, कई जगह पर जो है लोकलाइज फ्लड की सिचुएशन भी डेवलप हो गई। तेज़ हवाओं और आंधी की वजह से लोगों की इमलाक को नुकसान हुआ, बल्कि कल तो 2 कैजुअलिटीज़ की भी इतलात हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ हम देख रहे हैं, कराची में हम पहले देखते थे कि वेदर बड़ा गर्मियों में भी हम देखते थे बड़ा मुनासिब मौसम हुआ करता था, लेकिन ओवर द ईयर्स यहाँ पर भी गर्मी जो है वो बढ़ रही है और हीट वेव लाइक सिचुएशन यहाँ पे भी पैदा हो रही है। अब बारिशें पहले भी कराची में कम ही होती थी, लेकिन अब तो 1-2 साल से हम देख रहे हैं बिल्कुल ही बारिश का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। अभी क्या आप प्रिडिक्ट करेंगे इस हवाले से? देखें, अगर आप कराची की गर्मी की बात करते हैं तो आज से 15, 20, 25 साल पुराने के कराची को अगर जहन में रखें तो काफ़ी सब्ज़ा होता था और तकरीबन हर घर में एक आध दरख्त लाजमी नज़र आता था। अब जिस तरह हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमने सब्ज़े को तकरीबन ख़त्म कर दिया है, या कच्ची ज़मीन को भी तकरीबन हमने ख़त्म कर दिया है। कराची से कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। उसके साथ साथ आपने देखा कि जो रोड्स के बीच में आइलैंड्स होते थे या फुटपाथ के साथ हमेशा एक हरियाली की पट्टी हुआ करती थी जिस पे दरख्त या छोटे पौधे हुआ करते थे, वो भी ऑलमोस्ट सब ख़त्म होती जा रही हैं। तो एक वजह ये भी है कि हमने बहुत ज़्यादा कंक्रीट खड़ा कर दिया है, कराची में सब्ज़ा हमने ख़त्म कर दिया है, जिसका शाखसाना हमें ये नज़र आ रहा है कि डे टू डे आने वाले टाइम के साथ साथ जो है वो कराची का टेम्परेचर भी राइजिंग ट्रेंड में है। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप अगले एक हफ्ते में कोई बारिश का कोई इम्कान है यहाँ पर? देखिए, आज कराची में बारिश की पेशगोई की गई थी, लेकिन रात को जो एक गर्द आलूद तूफ़ान ने कराची का रुख किया, जिसके बाद से थोड़ी सी सिचुएशंस चेंज हुई और उसके साथ साथ ये हुआ कि कराची की जो विंड पैटर्न आज चेंज रहा है, पूरा दिन नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चली है, जिसकी वजह से कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हो सकी। ऑल दो कि अभी भी कराची के शुमाल मगरिब में कुछ क्लाउड डेवलपमेंट हो रही है, तो इस बात के इम्कानात है कि आज रात गए तक कुछ हल्की फुल्की बारिश हो जाए। बिल्कुल ठीक है। क्लाउड डेवलपमेंट तो होती है, वैसे कराची में बादल आते हैं, लेकिन हमने हमेशा मोस्टली ट्रेंड ये देखा है बिन बरसे ही निकल जाते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद। और नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में हमारा अपना क्लाइमेट चेंज में किस हद तक हिस्सा हो सकता है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है। और माहौलियाती जो इस वक्त हम देख रहे हैं आलूदगी, उसमें हमारा किस हद तक किरदार है, ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे हम इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।